चैप्टर 107। विशाल कुमार को शीघ्र गिरफ्तार करो और उस पर मुकदमा चलाओ। हम उसे अब और बचकर नहीं जाने देंगे। मेरे परिवार के दिवालिया होने से पहले हम नवरंग प्रांत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य भी थे। दिवालिया होने के बाद उस बूढ़े ने हमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बाहर निकाल दिया और हमारे सभी पुराने संबंध तोड़ दिए। मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था कि वह एक अच्छा इंसान नहीं है। हे अब तो वह दीवार से टकरा गया है। रेयांश मेहता एक जवान आदमी है, उसे तुम्हारे उत्पीड़न की परवाह नहीं है। सुधारों के बाद उठे और सहन करने वालों के विपरीत जब वह नाराज होता है तो सीधे तलवार खींच लेता है और तुमसे निपटने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। सुन झेंग खुद को बदकिस्मत ही समझ सकता है। वास्तव में नए युग के युवा काफी लापरवाह हैं। सुन झेंग ने टिप्पणियों पर नजर डाली, एक भी उसके पक्ष में नहीं बोली। सबकी यही इच्छा थी कि काश वे उस पर पैर रख पाते और उसके मुंह पर थूक पाते। वह गुस्से से उबल रहा था, घुटन से कराह रहा था, उसकी छाती गुब्बारे की तरह फूल गई थी। उसने आंखें घुमाई और बेहोश हो गया। सौभाग्यवश उनका ड्राइवर बहुत ही तेज दिमाग वाला था और उसने तुरंत ही उनके फिल्ट्रम को दबाकर विभिन्न आपातकालीन उपचार किए और अंततः वे ठीक हो गए। अपनी आंखें खोलते ही सुन झेंग का चेहरा लाल हो गया और वह गुस्से से दहाड़ा, रेयांश मेहता, तुम कमीने। मैंने तुम्हें केवल रोका था और तुम मुझे एक मृत अंत की ओर धकेल रहे हो। मैं खत्म हो गया, पूरी तरह खत्म। विशाल कुमार के शरीर की गहराई से अचानक एक जबरदस्त शक्ति का उभार फूट पड़ा। उसका चेहरा एक हिंसक जानवर की तरह एक क्रूर चेहरे के भाव से विकृत हो गया। उसने अचानक ड्राइवर के लैपल्स पकड़ लिए, उसकी आंखें भ्रमित थीं, उसने उसे रेयांश मेहता समझ लिया और चिल्लाया, क्यों? ड्राइवर की गर्दन घुट रही थी और उसने सुन झेंग के हाथों को खोलने की कोशिश की, लेकिन उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उस समय उसकी ताकत वास्तव में सुन झेंग से कम थी। इससे ड्राइवर को एक समाचार की याद आ गई जिसमें बताया गया था कि एक महिला कार के नीचे फंसे अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी हताशा में एक अज्ञात शक्ति का संचार कर रही थी और उसने कार को उठा लिया था। बाद में कुछ ही महीनों में इस महिला की मृत्यु हो गई। विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में महिला ने अपनी क्षमता से ज्यादा काम ले लिया था, जिसके कारण उसका शरीर समय से पहले ही कमजोर हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। ड्राइवर को नहीं पता था कि यह सच है या नहीं, लेकिन विशाल कुमार की वर्तमान स्थिति इस पर पूरी तरह से फिट बैठती है। वह बूढ़ा आदमी विशाल कुमार विलासिता और आराम का जीवन जीता था और उसका शरीर लंबे समय से भोग विलास से खोखला हो गया था। उनके लिए काम शुरू करने से पहले वह शारीरिक श्रम किया करते थे। फिर भी अब वह विशाल कुमार के हाथ भी नहीं खोल सकता था। आगे सोचने का कोई समय नहीं था। ड्राइवर की गर्दन घुट रही थी और उसकी सांसें तेजी से उखड़ रही थीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह मर जाएगा। विशाल कुमार भ्रष्ट था और ड्राइवर के रूप में उसने कुछ लाभ भी प्राप्त किए थे जिससे उसने बहुत पैसा कमाया था। लेकिन अब सुन झेंग बर्बादी के कगार पर था और ज्यादा परेशान करने में असमर्थ था। ड्राइवर ने अपना दिल कठोर कर लिया। उसने अपनी पूरी ताकत से अपना हाथ घुमाया और सुन झेंग के सिर पर जोरदार थप्पड़ मारा। विशाल कुमार का सिर एक तरफ झटका, उसका शरीर उल्टी दिशा में मुड़ गया। उस थप्पड़ ने उसे अचानक जगा दिया। विशाल कुमार ने अपना चेहरा पकड़ लिया, जो इतना लाल हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि उसमें से खून बह रहा है, और ड्राइवर को गुस्से से घूरते हुए, गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, तुमने मुझे टक्कर मारने की हिम्मत की, तुमने वास्तव में मुझे टक्कर मारने की हिम्मत की। मैं तुम्हारा वेतन देता हूँ, तुम्हें खाना पीना देता हूँ, तुम्हारे पूरे परिवार का भरण पोषण करता हूँ, और फिर भी तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हें मरवाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा पूरा परिवार मरवाना चाहता हूँ। विशाल कुमार गुस्से से कांप रहा था। वह नीचे बैठा और ड्राइवर पर झपटा, और उस थप्पड़ के बाद ऐसा लगा जैसे ड्राइवर ने अपने दिल की बेड़ियां भी खोल दी हों। उसने सीधे सुन झेंग को लात मारी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। ड्राइवर ने अब उसे बर्दाश्त नहीं किया और दांत पीसते हुए बोला, तुम मेरे पूरे परिवार को मरवाना चाहते हो। तुम मुश्किल से खुद को बचा पाते हो और फिर भी तुम मेरे पूरे परिवार को मरवाना चाहते हो। साले, तूने फाइलें ठीक से नहीं छिपाई और अब मुझे भी फंसा दिया। मैंने अभी तक तुझसे हिसाब भी नहीं चुकाया है। ऐसा मत सोचो कि मुझे तुम्हारे द्वारा मेरी पत्नी के साथ गुप्त रूप से छेड़खानी के बारे में पता नहीं है। मैं इसे सहन करता रहा हूं, लेकिन आज मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। मैं तुम्हें मार डालूंगा, जानवर। ड्राइवर ने अब और रुकना नहीं चाहा और गुस्से में उसने विशाल कुमार पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे वह शांत हो गया। घूंसे और लातें बरसाने से विशाल कुमार का आक्रोश का विशाल भंडार पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। उन्हें इस बात का गहरा अफसोस है कि उन्होंने अपनी निष्पक्षता और ईमानदारी की छवि के लिए पहले ही अंगरक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं की, अन्यथा ये ड्राइवर उन्हें नीचे गिरा हुआ देखकर लात मारने की हिम्मत कैसे कर सकता था। एल्डर डोंग, एल्डर कांग, जल्दी अपने आदमियों से उसे पीट पीट कर मार डालो। अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। क्या तुम ड्रैगन हॉल में शामिल नहीं होना चाहते? अगर तुम उसे मार डालोगे तो मैं गारंटी देता हूँ। अपनी हताशा में विशाल कुमार ने एल्डर कांग और एल्डर डोंग के बारे में सोचा, जो हमेशा उसकी चापलूसी करते रहे थे। क्या उन दोनों को अंगरक्षकों के एक बड़े समूह ने घेर नहीं रखा था? खून से सने चेहरे के साथ उसने गोल्फ कोर्स के प्रवेश द्वार की ओर देखा। खाली, पूरी तरह खाली। उन दो बूढ़ों की परछाई कहाँ थी? उसे पता ही नहीं चला कि वे कब चुपचाप चले गए, गायब हो गए। वादा किए गए शुई तियान जी के बारे में क्या? उस वादे का क्या हुआ कि वे उसके लिए सब कुछ संभाल लेंगे? भाईचारे के वादे के बारे में क्या कहा जाए? सुन झेंग इतना गुस्से में था कि उसने वहीं खून थूक दिया। ड्राइवर ने फिर भी उसे नहीं छोड़ा, उसकी गर्दन पकड़कर दीवार से सटा दिया और गुस्से में उसके पेट पर घुटना मार दिया। रुको, मुझे मारना बंद करो, चलो बात करते हैं, सुन झेंग ने अधमरी हालत में विनती की।
जानते हो, मैं ड्रैगन हॉल का सदस्य हूँ। अगर तुम मुझे अभी छोड़ दो और अपनी गलती मान लो तो तुम अब भी, मैं तुम्हारी गांड छोड़ दूंगा। क्या तुम सच में मुझे बेवकूफ़ समझते हो? ड्राइवर गुर्राया, तुम बदनाम हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम बिल्कुल बेकार हो, बिल्कुल बेकार। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि ड्रैगन हॉल तुम्हारी मदद करेगा? ज्यादा मत सोच, कमीने। जब से मैंने तुम्हारे साथ शुरुआत की है, मैं ड्रैगन हॉल के लोगों से सिर्फ 3 बार ही मिला हूँ। क्या वे तुम्हें बचाने आएंगे? वे बस यही सोचेंगे कि तुम एक उपद्रवी हो, तुम मर चुके हो। तुम्हें मारने से मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। ड्राइवर ने विशाल कुमार को कुछ और मुंके मारे। इस बीच शोरगुल सुनकर पास के गोल्फ कोर्स के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। कई लोगों ने समाचार प्राप्त होने के बाद अपने फोन पकड़ लिए। उसके धुंधले खून से सने चेहरे के कारण वे उसे कुख्यात विशाल कुमार के रूप में पहचान नहीं पाए। जिन लोगों ने शुरू में लड़ाई को रोकने के बारे में सोचा था, वे तुरंत रुक गए, घृणा से इशारा करते हुए और इशारे करते हुए ये कामना करने लगे कि काश ड्राइवर उसे पीट पीट कर मार डालता। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, ड्राइवर ने भी अपने हाथ रोक लिए और वह काफी हद तक शांत हो गया। अपने पैरों के पास विशाल कुमार को देखकर उसने देखा कि वह पहले ही बेहोश हो चुका है। अब उसे मारने का कोई मतलब नहीं था। मैंने उसका बहुत सारा गंदा पैसा ले लिया है। पुलिस स्टेशन को जरूर पता चल जाएगा। अब सबसे अच्छा उपाय यही है कि जल्दी से भाग जाओ, नवरंग प्रांत छोड़ दो। अरे नालायक, तुझे मारने में मेरा बहुत सारा समय बर्बाद हो गया। मुझे लगा था कि तेरे पास कोई उपाय है, लेकिन जैसे ही तूने खबर देखी, तेरी पैंट गीली हो गई। मैं तुझ पर भरोसा नहीं कर सकता, बुड्ढे। विशाल कुमार को आखिरी बार लात मारने के बाद भी पूरी तरह संतुष्ट न होने पर ड्राइवर ने विशाल कुमार की लग्जरी कार में जल्दी से भागने का इरादा किया। उस समय वहां उपस्थित लोगों में से कई वर्दीधारी पुलिस अधिकारी आगे बढ़े और उन्होंने चालक के भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए। ड्राइवर का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई। अब वह चाहकर भी वहां से नहीं जा सकता था। एक पुलिस अधिकारी ने उसका कंधा दबाया और कहा, तुमने उसे बहुत जोर से मारा। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, गलतफहमी है, ये सब गलतफहमी है। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने सुनजेंग के चेहरे से खून पोंछा और सावधानीपूर्वक पहचान के बाद पुष्टि की, ये सही है, वह सुनजेंग है जिस पर जानबूझकर हत्या और भ्रष्टाचार सहित गंभीर अपराधों का संदेह है। तुम उसके ड्राइवर हो और अब तुम पर जानबूझकर हमला करने का संदेह है, साथ ही तुम उसके साथी भी हो। तुम्हारे बारे में कई संदिग्ध बातें हैं, हमारे साथ चलो। लंबे और प्रभावशाली पुलिस अधिकारियों का सामना करते हुए इस समय सबसे उग्र चालक के चेहरे पर भी आंसू टूटे हुए बांध की तरह बह रहे थे। जब विशाल कुमार को होश आया तो वह अस्पताल में था। उसकी सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी ने तुरंत एक डॉक्टर को बुलाया और यह पुष्टि करने के बाद कि उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई है, वे उसे सीधे पुलिस स्टेशन ले गए। विशाल कुमार अत्यंत दुख में था, उसकी बूढ़ी हड्डियों में अभी भी दर्द हो रहा था और हालांकि वह मरना नहीं चाहता था, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से असुविधाजनक था। पुलिस अधिकारी की पूछताछ के दौरान रेयांश मेहता द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न साक्ष्यों का उपयोग करते हुए सुनजेंग ने अभी भी सब कुछ नकार दिया, अपराध स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि अगर उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया तो सचमुच उसके लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। उनका मामला बहुत महत्वपूर्ण था, इसने पूरे प्रांत को हिलाकर रख दिया था और सभी लोग समाधान की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी जिद के बारे में पुलिस के पास कहने को कुछ नहीं था और उसने सीधे मामले को अदालत के फैसले के लिए सौंप दिया। अंततः अदालत ने उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली, वसूली नोटिस जारी किया तथा उसे 2 वर्ष की छूट के साथ मृत्युदंड की सजा सुनाई। एल्डर कांग और एल्डर डोंग बेहद चालाक थे। गोल्फ कोर्स के बाहर जब विशाल कुमार को उनके ड्राइवर ने निजी बातचीत के लिए एक तरफ बुलाया तो दोनों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उनकी जेबों में रखे फोन लगातार हिल रहे थे और कई लोग उन्हें संदेश भेज रहे थे। जब उन्होंने अपने फोन निकाले और समाचार देखा तो वे कैसे वहां रुके रह सकते थे। उन्हें लगा कि विशाल कुमार एक महामारी थी और उन्हें आग में घसीटा गया था। रेयांश मेहता ने न केवल सुनजेंग के आपराधिक रिकॉर्ड को उजागर किया, बल्कि उन सभी संदिग्ध लेन देनों का भी खुलासा किया जिनमें वे दोनों वर्षों से शामिल थे और उन्हें मीडिया को सौंप दिया। उदाहरण के लिए जबरन लेन देन, जालसाजी और नकली सामान बेचना, कर चोरी इत्यादि। उन दोनों के बारे में खबर सुनजेंग जितनी चौंकाने वाली नहीं थी और इसे जनता द्वारा काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया गया था और इसमें लोगों की रुचि भी अपेक्षाकृत कम थी। हालांकि जनता द्वारा उनकी फिर भी कड़ी आलोचना की गई, उन्हें मौखिक रूप से गालियां दी गईं और उनकी निंदा की गई। न केवल उनके कारोबार को नुकसान पहुंचा, बल्कि उन्हें कारावास का भी सामना करना पड़ा, जिससे उनके परिवारों के बड़ी संख्या में लोग इसमें घसीटे गए। समस्याएं बहुत अधिक थीं। अब यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे कनेक्शन पर निर्भर रहकर या जुर्माना देकर सुलझाया जा सके। इस बार कांग परिवार और डोंग परिवार पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, भले ही वे पूरी तरह से नष्ट न हुए हों। सबसे भयावह बात तो ये थी कि मुझे अभी भी जेल भेजा जा रहा था। इसलिए गोल्फ कोर्स के प्रवेश द्वार पर उन्होंने अब विशाल कुमार की चापलूसी करने के बारे में नहीं सोचा। उनका मूड पूरी तरह से खराब हो गया था और उन्होंने तुरंत अपना सामान पैक किया और चले गए। जहां तक ड्रैगन हॉल में शामिल होने की बात है, उन्होंने उस विचार को पूरी तरह त्याग दिया जब उन्होंने देखा कि विशाल कुमार पागल हो रहा है। यदि ड्रैगन हॉल विशाल कुमार को बचा सकता तो वह पागल नहीं होता, इसके बजाय वह शांत और संयमित रहता और एक मास्टर की तरह काम करता। दोनों बूढ़े आदमी दर्पण की तरह स्पष्टवादी थे। वे तुरंत भाग गए और विभिन्न संपर्कों की तलाश में भाग निकले ताकि खबर को दबा सकें और मामले को यथासंभव सुलझा सकें। भले ही वे इसे हल न कर सकें, लेकिन उन्हें नुकसान को कम करना था। और जैसे ही वे अपने अपने घर लौटे, पुलिस स्टेशन ने दस्तक दे दी।
गिरफ्तारी वारंट के तहत उन्हें और उनके परिवार के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। रेयांश मेहता द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य बहुत अधिक थे और घटना इतनी अचानक घटी कि उनके पास तैयारी करने का भी समय नहीं था। अब वे बच नहीं सकते थे। डोन परिवार और कान परिवार के सभी उद्योग मुंबई में थे, उन्हें बेचा नहीं गया था और न ही उनसे कुछ लिया जा सकता था। विशाल कुमार के विपरीत, जिसने पहले ही अपनी अधिकांश संपत्ति विदेश में स्थानांतरित कर दी थी और भागने के लिए अनिच्छुक था, ब्यूरो के अंदर पहुंचकर उनके सामने आरोपों की विस्तृत सूची देखकर उन्होंने अंततः स्वर्ग की ओर आह भरी। इस बार डोन परिवार और कान परिवार पूरी तरह से खत्म हो गए। बिना किसी अपवाद के उनके परिवार की अधिकांश संपत्तियां जब्त कर ली गईं और अदालती फैसले का इंतजार करने लगीं। कुछ दिनों बाद जब पुलिस को रेयांश मेहता द्वारा उपलब्ध कराए गए सुरागों के आधार पर और अधिक सबूत मिले, तो दोनों को अनिवार्य रूप से कुछ समय के लिए जेल जाना पड़ा और वे कब बाहर आएंगे यह अज्ञात था। शायद उन्हें जीवन भर के लिए जेल में ही रहना पड़ेगा। जेल जाते समय साधारण कपड़े पहने दो बूढ़े व्यक्ति हथकड़ी लगाए बस में बैठे थे और उदास दिख रहे थे। पहले की तुलना में जब वे सूट पहनते थे, अपने सफेद बालों को अच्छी तरह से कंघी करते थे और धनी वृद्धों की तरह दिखते थे, अब वे बहुत साधारण दिखाई देते थे। एक साथ बैठकर वे खिड़की से बाहर देखने लगे। उनकी आंखें पछतावे से भरी हुई थीं। हमारे दोनों परिवार यहाँ हैं, केवल ओल्ड चेन ही ठीक है, एल्डर डोन ने दुखी होकर कहा। इस बार ओल्ड चेन ने वास्तव में सही काम किया। रेयांश मेहता, वह सरल नहीं है। एल्डर कांग ने दुखी भाव से कहा, काश मुझे पता होता तो मैं उसे उकसाता ही नहीं। किसने सोचा होगा कि उसके और उसके पिता के व्यक्तित्व बिल्कुल अलग हैं। या तो वह कुछ करता ही नहीं या फिर बिल्कुल करता है। क्या तुम्हें इसका पछतावा है? मुझे तो बहुत पछतावा है। हम दोनों 60 साल के हो चुके हैं। हम अपने बुढ़ापे में एक आरामदायक और समृद्ध सेवानिवृत्ति जीवन जी सकते थे, लेकिन अब हमारी हालत ऐसी हो गई है। हम अपने संपर्कों का उपयोग भी नहीं कर सकते, हम स्वयं को बचा नहीं सकते। एल्डर डोन ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हम केवल अपने आप को ही दोषी ठहरा सकते हैं। उस नई कंपनी के प्रवेश पर रेयांश मेहता ने हमें चेतावनी दी थी कि हम उसे उकसाएं नहीं, अन्यथा हमें परिणाम भुगतने होंगे। मैंने उसे कम आंका था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बदला इतनी जल्दी मिलेगा। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कड़ी मेहनत से बिताया है और यह विशाल पारिवारिक व्यवसाय खत्म हो गया है। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, अपने हाथों में हथकड़ी को देखते हुए एल्डर डोन रोने लगे। उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ। उस समय उन्हें ओल्ड चेन की बात सुननी चाहिए थी और रेयांश मेहता का विरोध नहीं करना चाहिए था। मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से उन्हें पता चला कि रेयांश मेहता ने वास्तव में प्रौद्योगिकी उद्योग में प्रवेश कर लिया है। अब उनका दृष्टिकोण मुंबई के छोटे शहर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को देख रहा है। ईर्ष्या के कारण उन दोनों ने रेयांश मेहता से उस 100 अरब डॉलर की जमीन को हासिल करने के लिए ईर्ष्या की और एक कदम के साथ वे एक अंधेरे रसातल में गिर गए। एल्डर कांग भी रो पड़े। दोनों बूढ़े फूट फूट कर रो रहे थे। जेल बस अभी भी चल रही थी। निराश होकर दोनों को जेल ले जाया गया। वे पहली बार ऐसी जगह पर थे और लोहे की सलाखों के पीछे एक एक करके खूंखार अपराधियों को देखते हुए वे लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। दोनों बूढ़े आदमी डर गए और उनका पछतावा गहरा गया। प्रतिबंधित सामान की जांच करने और जेल के कुछ नियमों की जानकारी देने के बाद दोनों को अलग अलग कोठरियां आवंटित कर दी गईं। संयोगवश उनका कक्ष 8 व्यक्तियों का था और विशाल कुमार भी उसमें था। सुनझेंग बिस्तर पर लेटा हुआ था जब उसने दोनों को अंदर आते देखा। वह तुरंत दर्द से कराहते हुए कई बार हिल गया और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, तुम मुझे छोड़कर भाग गए, है ना? तुम साधु से तो भाग सकते हो, लेकिन मंदिर से नहीं। तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। एल्डर डोंग और एल्डर कांग ने उसकी उपेक्षा की, अपनी चारपाई ढूंढी, अपना सामान रखा, दीवार के सहारे टिक गए और अपने जीवन पर विचार करने लगे। विशाल कुमार लगातार उन दोनों पर व्यंग्य और उपहास करता रहा तथा अपने दिल की सारी नाराजगी उन दोनों पर निकालता रहा। शुरू में जेल में बंद होने के कारण वह काफी दुखी महसूस कर रहा था, लेकिन एल्डर डोंग और एल्डर कांग को देखने के बाद उसे अब उतना बुरा नहीं लगा। विशाल कुमार के उपहास का सामना करते हुए एल्डर डोंग ने गुस्से से कहा, तुम इतने घमंडी क्यों हो? कम से कम हम दोनों इतनी जल्दी नहीं मरने वाले हैं। तुम्हें पहले ही मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। विशाल कुमार ने अपनी ठुड्डी उठाए और कहा, मौत की सजा? तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। ड्रैगन हॉल से ड्रैगन दूत मुझे बचाने और बाहर निकालने जरूर आएगा। मैं यहाँ अस्थायी रूप से रह रहा हूँ, कुछ दिनों में यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर एल्डर डोंग और एल्डर कांग ने एक दूसरे को देखा, लेकिन उन्होंने बातचीत जारी नहीं रखी, न ही उन्होंने अब विशाल कुमार पर विश्वास किया। उन तीनों के अलावा वार्ड में एक और रूममेट था। ये रूममेट चुप रहता था, कभी कुछ नहीं बोलता था। शाम तक एक नया कैदी कोठरी में आ गया। ये कैदी गंजा था, एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी जो किसान जैसा दिखता था। उसकी त्वचा काली थी और हाथ खुरदुरे थे, जो देखने में साधारण लग रहे थे। पुलिस अधिकारी के जाने के बाद गंजा कैदी अपनी रजाई पकड़े हुए चारपाई की तलाश नहीं करता था, बल्कि सुनझेंग के बिस्तर पर आ जाता था। विशाल कुमार को कुछ महसूस हुआ। उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं और आश्चर्य से कहा, ड्रैगन दूत, आप मुझे बचाने आए हैं?